नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा बेस्ट टाइम बेनकाब जोम समाचार में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पेश है आज की 10 ताज़ा खबरें। भारत ने जीता वर्ल्ड कप। जी हां दोस्तों, भारत ने 17 साल का इंतजार खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को बेहद रोमांचक मैच में 7 रन से हराकर T20 विश्व कप जीत लिया। जिस चमचमाती ट्रॉफी का इंतजार पूरा हिंदुस्तान सालों से कर रहा था, वो भारत के हिस्से आ चुकी है। मैच के हीरो रहे विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिला। वहीं 8 मैचों में 15 विकेट लेने वाले बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। भारत ने शनिवार को केंसिंगटन ओवल में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हरा खिताब अपने नाम कर लिया। जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि भारत इस जीत का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि जितना इंतजार हमको था उतना ही देश को था। ये पूरी टीम को जाता है। पिछले साल 19 नवंबर को अहमदाबाद में अधूरा रहा सपना आखिरकार वेस्टइंडीज में पूरा हुआ, तो रोहित शर्मा की टीम के साथ टीवी के आगे नजरें गड़ाए बैठे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की आंखें भी छलछला गई। इस आईसीसी खिताब के लिए 17 साल लंबा इंतजार जो था, और जीत के नायक रहे विराट कोहली, जिन्होंने जीत के साथ ही T20 क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया। भारत ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था और आखिरी आईसीसी खिताब 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका में चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। पिछले साल भारत में वनडे विश्व कप फाइनल में टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। पावर प्ले में मिले शुरुआती झटकों से उभरते हुए विराट कोहली और अक्षर पटेल ने भारत को 7 विकेट पर 176 रन तक पहुंचाया। भारत ने एक समय 5वें ओवर में 3 विकेट सिर्फ 34 रन पर गंवा दिए थे। इसके बाद अक्षर 31 गेंद में 47 रन और कोहली 59 गेंद में 76 रन ने टीम को संकट से निकाला। जवाब में हेनरिच क्लासेन 27 गेंद और 52 रन ने एक समय दक्षिण अफ्रीका को जीत के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन भारत ने हार की कगार पर पहुंचकर जीत दर्ज की। हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 16 रन नहीं बनाने दिए। दक्षिण अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 169 रन ही बना सकी। भारतीय तेज गेंदबाजों ने 2 शुरुआती विकेट जल्दी निकाले, जिसके बाद पिंटन डिकॉक 31 गेंद में 39 रन और ट्रिस्टन स्ट्रब्स 27 गेंद में 52 रन ने 58 रन की साझेदारी करके दक्षिण अफ्रीका को मैच में लौटाया। रोहित ने 15वें ओवर में अक्षर को गेंद सौंपी, जिसमें क्लासेन ने 2 छक्के और 2 चौके जड़ डाले। ऐसा लगने लगा कि भारत की जद से मैच निकल चुका है, लेकिन जब आखिरी 6 गेंद में 16 रन चाहिए थे, तब सूर्य कुमार यादव ने लॉग ऑफ सीमा पर अद्भुत रिले कैच लपक कर जीत सुनिश्चित कर दी। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा T20 को अलविदा कह दिया। दोनों ने भारत को दूसरा T20 विश्व कप दिलाने में सूत्रधार की भूमिका निभाने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। फाइनल मैच में कोहली ने 59 गेंद में 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 76 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका पर फाइनल में 7 रन से मिली जीत में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश
की कई जानी मानी हस्तियों ने टीम इंडिया को बधाई दी। पीएम मोदी ने T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा, टीम इंडिया को बधाई देते हुए लिखा कि हमारी टीम वर्ल्ड कप घर ले आई है। पीएम मोदी ने लिखा, चैंपियन हमारी टीम शानदार अंदाज में T20 विश्व कप जीत कर लाई। हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है। यह मैच ऐतिहासिक था। जी हाँ, अब दूसरी न्यूज़ आपको बता रहे हैं हम, जो बड़ी दुखद है। लद्दाख में 5 सैनिक शहीद। बाढ़ से टैंक ही डूबा। राजनाथ सिंह और अमित शाह ने शोक जताया। जी हाँ, देश के लिए बलिदान का जज्बा रखकर रक्षा में डटे 5 जवान शहीद हो गए। लद्दाख के न्योमा चुशुल क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास श्योक नदी में शुक्रवार देर रात अचानक आई बाढ़ के कारण T-72 टैंक पर सवार एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO समेत 5 सैन्यकर्मी डूब गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया। अधिकारियों ने बताया कि ये घटना यहां से 148 किलोमीटर दूर मंदिर मोड़ के पास देर रात करीब 1 बजे अभ्यास के दौरान हुई। लेह में सेना के जनसंपर्क अधिकारी PRO ने एक बयान में कहा, 28 जून 2024 की रात एक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के बाद पूर्वी लद्दाख के शाशेर जांगशा के पास श्योक नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने के कारण सेना का एक टैंक फंस गया। बयान में कहा गया, बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तेज बहाव और अधिक जल स्तर के कारण बचाव अभियान सफल नहीं हो सका और टैंक के चालक दल के सदस्यों की जान चली गई। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में अभियानगत तैनाती के दौरान 5 बहादुर जवानों की मौत की घटना पर खेद व्यक्त करती है। बचाव अभियान अभी जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे के बाद सोशल मीडिया मंच पर X पर एक पोस्ट के जरिए शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, लद्दाख में एक टैंक को नदी पार करते समय हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में भारतीय सेना के हमारे 5 बहादुर कर्मियों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा, हम अपने वीर जवानों द्वारा देश के लिए की गई अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, अगली न्यूज़ की ओर आपको हम ले चलते हैं। केजरीवाल जी को लगा बहुत बड़ा झटका। जी हाँ, केजरीवाल जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में हुए भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक भेज दिया है। इससे पहले दिन में वेकेशन बेंच की जज सुनैना शर्मा ने CBI के आवेदन पत्र पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में कहा गया था कि पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर अदालत के पास आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो से पूछताछ के लिए हिरासत में लेने को एजेंसियों की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जून को CM केजरीवाल को 3 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल से पूछताछ किए जाने के बाद उन्हें विशेष अदालत में पेश करने की CBI को अनुमति दी गई। CM केजरीवाल को जब वेकेशन बेंच की जज अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया था। जी हाँ, अब आपको हम ले चलते हैं अपनी उड़ान व्यवस्था यानी हवाई अड्डों की ओर। देश के जितने भी हवाई अड्डे हैं वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में हैं और अभी जो बारिश में जो घटनाएं हुई हैं लगातार एक के बाद एक उसकी ओर। तो जी हाँ, दिल्ली जबलपुर के बाद अब राजकोट एयरफोर्स की छत भी गिर गई। जी हाँ, घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली और जबलपुर के बाद अब गुजरात के राजकोट में भी एयरपोर्ट की छत गिरने का मामला सामने आया है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
गनीमत रही कि राजकोट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दिल्ली एयरपोर्ट जैसी घटना होते होते बच गई। बता दें कि जुलाई 2023 में ही राजकोट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया था। 1400 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इस एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है। जानकारी सामने आ रही है कि गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। राजकोट में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। इस वजह से राजकोट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल के बाहर यात्री पिकअप और ड्रॉप क्षेत्र में एक साइड की छत गिर गई। बता दें शुक्रवार को ही दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत गिर गई थी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे ये हादसा हुआ था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में गाड़ियों की लाइन लगी थी। इस दौरान अचानक एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत का एक भारी भरकम हिस्सा नीचे गिर गया, जहां कार में बैठे एक ड्राइवर की मौत हो गई और कई घायल हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी नवनिर्मित डुमना एयरपोर्ट में गुरुवार 27 जून को ड्रॉप एंड गो एरिया में टेंसाइल रूफ फटने से पानी का सैलाब आ गया। इस सैलाब में एक कार चकनाचूर हो गई थी। इस घटना में आयकर विभाग के एक अधिकारी और उनका ड्राइवर बाल बाल बचे थे। यहाँ सरकार ने इस पर एक्शन लिया है और देश भर के सभी एयरपोर्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट के आदेश दिए हैं। जी हाँ, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरने देने को लेकर सियासत अभी चरम पर है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू किंजरापू ने आश्वासन दिया है कि घटना को लेकर सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के एयरपोर्ट की स्ट्रक्चरल प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन यानी इनके ढांचों की जांच की जाएगी। नायडू ने कहा, हम इस तरह की घटनाओं को दोबारा नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए हम सभी एयरपोर्ट्स के ढांचों की जांच सुनिश्चित करेंगे। हमने देश भर के सभी एयरपोर्ट से 2-5 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद हम देखेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल पर हुए इस हादसे में 45 वर्षीय एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से एयरलाइंस के लिए सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि वे फ्लाइट के किराए में इजाफा नहीं करें। उड्डयन मंत्री ने कहा, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो हवाई किराए में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, इसलिए हमने टिकटों का किराया नहीं बढ़ाने और कीमतें एक समान बनाए रखने पर एयरलाइंस को एक और सर्कुलर जारी किया है। उन्होंने बताया कि टर्मिनल 1 को बंद कर दिया गया है। फ्लाइट मूवमेंट टर्मिनल 2 और 3 से हो रही है। जजों की तुलना भगवान से करना उचित नहीं। न्यायाधीश चंद्रचूड़ महोदय, जी हाँ, हमारे प्रधान न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ जी ने कहा है, जजों की तुलना भगवान से करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। जी हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि जजों की तुलना भगवान से करने की परंपरा खतरनाक है, क्योंकि जजों की जिम्मेदारी आम लोगों के हित में काम करने की है। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भारतीय न्याय शास्त्र में संवैधानिक नैतिकता लागू करने के महत्व पर जोर देते हुए विविधता, समावेशिता और सहिष्णुता सुनिश्चित करने के लिए अदालतों की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी पूर्वी क्षेत्र के 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में CJI चंद्रचूड़ ने न्याय वितरण प्रणाली में तकनीकी प्रगति के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित किया। CJI चंद्रचूड़ ने सरकार पर एक निरोधक कारक के रूप में संवैधानिक नैतिकता की धारणा पर विस्तार से बात की, जिसे संविधान के प्रस्तावना मूल्यों से
प्राप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने देश के संघीय ढांचे को रेखांकित किया जो बहुत अधिक विविधता से भरा है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने समकालीन न्यायिक विकास और कानून एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय को मजबूत करना शीर्षक वाले सम्मेलन में कहा, जब लोग अदालतों को न्याय का मंदिर कहते हैं तो मैं मौन हो जाता हूं, क्योंकि इसका मतलब होगा कि न्यायाधीश देवता है, जो वे नहीं है। वे इसके बजाय लोगों के सेवक हैं जो करुणा और सहानुभूति के साथ न्याय करते हैं। सीजेआई ने न्यायाधीशों को संविधान के स्वामी नहीं सेवक बताते हुए न्यायपालिका को संविधान में निहित मूल्यों के विपरीत निर्णयों में हस्तक्षेप करने वाले न्यायाधीशों के व्यक्तिगत मूल्यों और विश्वास प्रणालियों के नुकसान के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हम संवैधानिक व्याख्या के विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन न्यायपूर्ण समाज की स्थापना अदालत के संवैधानिक नैतिकता के दृष्टिकोण से ही होती है। न्यायपालिका राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त हो, ममता बनर्जी ने कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त न्यायपालिका आह्वान करते हुए इसे बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदार होना चाहिए। बनर्जी ने यह भी कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र, संविधान और लोगों के हितों के संरक्षण के लिए भारत की नींव का बड़ा स्तंभ है। कृपया ध्यान रखें कि न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पक्षपात न हो। न्यायपालिका पूरी तरह पक्षपात रहित, ईमानदार और पवित्र होनी चाहिए। लोगों को इसकी पूजा करनी चाहिए। बनर्जी ने कहा कि न्यायपालिका लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंदिर है और न्याय प्रदान करने का सर्वोच्च प्राधिकार है। उन्होंने कहा, ये एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर की तरह है। न्यायपालिका लोगों द्वारा और लोगों के लिए है और न्याय पाने और संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए अंतिम मंत्र है। जी हाँ, हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस तरीके की अपनी जी हाँ, दिल्ली में बच्चों का हुआ अपहरण, मांगी गई 50 लाख की फिरौती। जी हाँ, कार में बच्चों को छोड़कर मिठाई लेने गया था दंपति, बच्चों का अपहरण करके मांगी 50 लाख की फिरौती। जी हाँ, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के शकरपुर इलाके में कार में बच्चों को छोड़कर मिठाई की दुकान पर सामान लेने गए दंपति के बच्चों का एक बदमाश ने अपहरण कर लिया। इसके बाद उसने परिजनों को फ़ोन करके मासूमों को छोड़ने की एवज में 50 लाख की डिमांड की। परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर पूरे डिस्ट्रिक्ट में वायरलेस पर मासूमों के अपहरण होने की जानकारी दी और कार नंबर भी सर्कुलेट किया। शकरपुर और लक्ष्मीनगर थाने की कई टीमें लगातार आरोपी का पीछा कर रही थी। खुद को फंसता देख आरोपी मासूमों को कार में छोड़कर भाग गया। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि इस मामले में आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और आरपीएफ ने भी अपना बहुत सराहनीय सहयोग किया है। पुलिस ने दोनों मासूमों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। शकरपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11:40 पर शकरपुर थाना पुलिस को उनकी ही कार में 11 वर्षीय लड़की और 3 वर्षीय लड़के के अपहरण होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। कॉलर ने पुलिस को बताया कि उन्होंने विकास मार्ग पर हीरा स्वीट के सामने अपनी कार खड़ी की थी। बच्चों को स्टार्ट कार में छोड़कर वे दुकान से कुछ मिठाइयाँ खरीदने चले गए। इसी दौरान अपहरणकर्ता कार में घुस और उसके दोनों बच्चों का अपहरण कर फरार हो गया। अपहरणकर्ताओं ने बच्चों की मां के मोबाइल से उनके पिता को फ़ोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद तुरंत एसएचओ शकरपुर संजय गुप्ता, लक्ष्मीनगर एसएचओ कुमार शर्मा ने के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई। करीब 100 किलोमीटर तक किया गया पीछा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस बीच आरोपी ने दिल्ली की सड़कों पर 100 किलोमीटर से अधिक समय तक गाड़ी चलाई। उन्होंने बताया कि आखिरकार पुलिस बच्चों को बचाने में कामयाब रही। बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। उपायुक्त ने बताया
बच्चों को उनके माता पिता को सौंपा गया है। इसके बाद दंपत्ति ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। पीड़ित माता पिता ने कहा, पुलिस ने सूचना मिलने के बाद जिस प्रकार तत्परता दिखाई उसी का परिणाम है दोनों बच्चे उनके साथ सुरक्षित है। एक टीम के साथ मां तो दूसरी टीम के साथ मौजूद थे पिता। आरोपी को पकड़ने के लिए बनाई गई शकरपुर एसएचओ की टीम के साथ मां और लक्ष्मीनगर एसएचओ की टीम के साथ पिता मौजूद थे। करीब 20 गाड़ियों की मदद से करीब 3 घंटे तक अपहरणकर्ताओं का पीछा किया गया। इस बीच अपहरणकर्ता ने बच्चों के साथ समयपुर बादली इलाके के पास कार छोड़ दी और मौके से फरार हो गए। कार में सभी सामान भी सुरक्षित मिला। उपायुक्त ने बताया कि गहने, मोबाइल फोन समेत कार में रखी मूल्यवान वस्तुएं कार से सुरक्षित मिली, क्योंकि पुलिस द्वारा लगातार पीछे किए जाने के कारण अपहरणकर्ताओं को इन्हें ले जाने का वक्त नहीं मिला। सीरसपुर अंडरपास में बारिश के पानी में डूबकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जी हाँ, बादली स्थित सीरसपुर अंडरपास में भरे बारिश के पानी में डूबकर 2 बच्चों की शनिवार दोपहर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला और पुलिस की मदद से नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने एक मृतक बच्चे की पहचान 12 वर्षीय गोपाल के तौर पर की, जबकि दूसरे की पहचान की कोशिश की जा रही है। लोगों ने पानी में करंट से मौत की आशंका व्यक्त की। दरअसल अंडरपास में सिर्फ 2.5 से 3 फीट ही पानी भरा हुआ था। ऐसे में बच्चों की डूबने से मौत होने को लेकर के बात पर यकीन नहीं हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। अभी तक जांच में माना जा रहा है कि दोनों बच्चे यहाँ नहाने के लिए आ गए होंगे, जिसके बाद पानी में डूबकर मौत का शिकार हो गए। यहाँ बता दें कि राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को आफत बनकर बरसी बारिश में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। डीसीपी आउटर नॉर्थ रवि कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर 2:25 बजे दिल्ली मेट्रो के पास सीरसपुर अंडरपास में एक लड़के के डूबने की सूचना मिली थी। यह कॉल बच्चे की मां द्वारा की गई थी। ये पता चलते ही पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। अंडरपास में करीब 2.5 से 3 फीट पानी भरा हुआ था। दिल्ली दमकल विभाग के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि तुरंत मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। पानी से एक नहीं दो बच्चे अचेत अवस्था में मिले। एम्बुलेंस की मदद से दोनों को तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने एक मृतक बच्चे की पहचान गोपाल के तौर पर की है। हालांकि दूसरे बच्चे की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उनकी पहचान करने की कोशिश में जुटी हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने अंडरपास बंद कर दिया। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सीरसपुर अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद करवा दिया। पुलिस अधिकारी की माने तो प्रथम दृष्टया से लगता है कि वे दोनों बच्चे अंडरपास में जमा बारिश के पानी में नहाने गए होंगे। बीच में ज़्यादा गहरा पानी था, जहां डूबने से दोनों की मौत हो गई। हालांकि लोगों का कहना है कि जब पानी 2.5 से 3 फीट ही था तो बच्चे कैसे डूब सकते हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं बिजली के तार की चपेट में आने से दोनों बच्चों की मौत तो नहीं हुई। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसके आधार पर ही पुलिस आगे की जांच करेगी। पुलिस ने घटनास्थल की फ़ोटो और वीडियोग्राफी भी की है। पुलिस घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक गोपाल सीरसपुर इलाके में ही अपने परिजनों के साथ रहता था। मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो करके बुरा हाल है। जी हाँ, आतंकियों को जवाब देने को इजराइल जर्मनी से भारत खरीदेगा हथियार। जी हाँ, आतंकियों से निपटने के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सरकार इजराइल और जर्मनी से हथियारों की खरीद फरोख्त करने जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी आर स्वैन ने कहा है कि आधुनिक हथियार रखने वाले आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए
पुलिस इजराइल और जर्मनी से नवीनतम हथियार खरीद रही है। श्री स्वेन ने एक समारोह के इतर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए पुलिस अपनी क्षमता बढ़ाने के वास्ते इजराइल और जर्मनी से हथियार खरीद रही है। डोडा मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के पास अमेरिकी निर्मित M4 कार्बाइन होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमारे पास अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए नवीनतम हथियार प्रणाली होगी। डीजीपी ने कहा कि इजराइल और जर्मनी से हथियारों की नई खरीद से पुलिस बलों की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और दुश्मन से बेहतर तरीके से निपटने के लिए मदद मिलेगी। आतंकवादी हमें कभी भी हरा नहीं सकते। उल्लेखनीय है कि 9 से 12 जून के बीच पहाड़ जम्मू के रियासी, डोडा और कठुआ जिलों में 4 आतंकवाद संबंधी घटनाओं में 10 लोगों की जान चली गई, जिसमें शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे 7 तीर्थयात्रियों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान और कई अन्य घायल हो गए। श्री स्वेन ने हाल ही में कहा कि पुलिस जम्मू में विदेशी आतंकवादियों से निपटने के लिए तैयार है और पहले गोली चलाने में नहीं कोताही बरतेगी। कठुआ और डोडा में हाल की 2 मुठभेड़ में 5 विदेशी आतंकवादी मारे गए और इनके पास से अन्य हथियार और के अलावा 3 अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन भी बरामद किए गए। डीजीपी ने कठुआ के लोगों के साहस और वीरता की सराहना करते हुए कहा कि जब वह जिले में SSP के रूप में कार्यरत थे तो बुजुर्ग लोग अक्सर उन्हें कहानियां सुनाते थे कैसे कठुआ के स्थानीय लोगों ने 1965 के युद्ध सहित दुश्मन के खिलाफ युद्ध में सेना का समर्थन किया था। उन्होंने कहा, कठुआ के लोगों के दिलों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। हमने कठुआ जिले के ग्राम रक्षा गार्ड VGD को मजबूत करने का फैसला किया। स्वेन ने कहा, कठुआ मुठभेड़ में बहादुर भूमिका के लिए 9 विशेष पुलिस अधिकारियों SPO को नियमित किया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ में अब मजदूरों के बच्चे भी बनेंगे ऑफिसर, CM। यह छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार प्रदेश के श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर कितनी संवेदनशील और गंभीर है, इस बात का पता श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दिए जाने के निर्णय से साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और विष्णुदेव सरकार के सुशासन के चरितार्थ को प्रमाणित करती श्रमिक हितैषी सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के निर्देश पर जुलाई से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत PSC व्यापम बैंकिंग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी। प्रदेश श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी। प्रदेश के 10 जिलों में इस योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग शुरू की जा रही है। इस बारे में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार और कल्याण मंडल में के पंजीकृत हितार्थियों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की मंशा है कि श्रमिक के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ठोस कदम उठाए जाए। श्रमिक परिवार के बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाओं की ज़रूरत है। इसी तारतम्य में पंजीकृत श्रमिक के संतानों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 4 से 10 माह तक की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। ये कोचिंग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मिलेगी। प्रारंभिक तौर पर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद जिले में इस योजना की शुरुआत की जा रही है। जी हाँ, ईडी ने नकली शराब से मौतों के बाद जागी स्टालिन सरकार। जी हाँ,
अब तक स्टालिन सरकार चुप थी, नकली शराब से जो मौतें हो रही थी उसके लिए, और धड़ल्ले से वहाँ नकली शराब बिक रही है। अब उनको शायद होश आया है। नियम और कड़े करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कशगम द्रमुक ने अवैध शराब के निर्माण, इसके भंडारण और बिक्री जैसे अपराधों को लेकर आज सजा तथा जुर्माने में वृद्धि के लिए तमिलनाडु मद्य निषेध अधिनियम 1937 में शनिवार को संशोधन किया। दरअसल तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में हाल ही में अवैध देसी शराब पीने से कम 34 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। नकली शराब से मौतों के बाद आखिरकार स्टालिन सरकार जाग ही गई। स्टालिन सरकार ने इसके लिए कड़े प्रावधान किए। विधेयक में अवैध शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जे, निर्माण, बोतलबंद और उपयोग जैसे अपराधों के लिए विभिन्न दंडों का प्रावधान है। तमिलनाडु मद्य निषेध संशोधन अधिनियम सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद प्रभाव में आएगा। इसका लक्ष्य राज्य से अवैध शराब की बुराई को पूरी तरह से दूर करना है। कल्लाकुरिची अवैध शराब त्रासदी के बाद इस कानून में ये संशोधन किया गया है तथा अधिनियम की धाराओं 4, 5, 6, 7, 11 के तहत विभिन्न अपराधों में कैद की सजा और जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। इस संशोधन में अधिकतम 10 साल के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। संशोधन के अनुसार अवैध शराब पीने पर किसी की मौत होने की स्थिति में शराब तस्करों को कठोर उम्र कैद होगी तथा उन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता सेल्वा पेरुन्न थगाई ने इस विधेयक का समर्थन किया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें भेजें ताकि हम अपने काम में और सुधार ला सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।